प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम अधिमान अंशों का शोधन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में और कंपनी जो नियम 2014 के नियम 9 में प्रावधान दिया गया है किसके बारे में? अधिमान अंशों के शोधन के बारे में। क्या दिया गया अभी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में अधिमान अंशों का शोधन जो है वो अधिकतम 20 वर्षों में हर कंपनी को करना होगा। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। लेकिन अपवाद क्या है कि कुछ कंपनियां जो आधारभूत या ढांचागत परियोजनाओं में लगी हुई है उन कंपनियों को 30 वर्षों तक छूट है, यानी वो केवल 30 वर्षों तक अधिमान अंशों का शोधन कर सकती है। केवल कौन सी कंपनी? जो आधारभूत या ढांचागत परियोजनाओं में लगी हुई है। अदरवाइज हर कंपनी को भुगतान 20 वर्षों में करना होगा। कंपनी नियम 2014 के नियम 9 की कुछ शर्तें हैं। शोधन की शर्तें क्या है अभी कि अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में कानूनी प्रावधान। पहला प्रावधान कि अधिमान अंशों का केवल पूर्ण प्रदत्त जो अंश है उनका ही शोधन कर सकते हैं। पूर्ण प्रदत्त का मतलब जिन अंशधारियों ने अपनी पूरी राशि का भुगतान कर दिया है उन अंशों का ही हम शोधन कर सकते हैं। शोधन में निम्न स्रोत का यूज करना है। कौन से स्रोत का यूज करना है कि लाभांश वितरण हेतु आपके पास जो उपलब्ध लाभ हो, एक तो आप उसका यूज कर सकते हैं और शोधन के उद्देश्य से अंशों का निर्गमन भी कर सकते हैं। एक तो लाभांश के लिए उपलब्ध यानी स्वतंत्र रूप से जो आपके पास लाभ उपलब्ध है, एक तो आप उस लाभ का यूज कर सकते हैं और दूसरा आप नए अंश जारी करके भी भुगतान कर सकते हैं। लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ और संचय का मतलब जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L, जन रिजर्व है, संचय कोष, आयगत संचय, बीमा कोष, लाभांश सामान्यीकरण कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, कर्मचारी कल्याण कोष, ये सब क्या है? लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ है, लाभ या संचय है। लेकिन जैसे निर्यात प्रोत्साहन संचय, विनियोग छूट संचय, विकास छूट संचय, इनकी अवधि क्या है? 5 वर्षों तक आयकर के उद्देश्य से इनको हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए 5 वर्षों तक तो ये मुक्त नहीं होंगे भी, इसलिए 5 वर्षों तक तो इस राशि इन संचय का हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन इनकी अवधि अगर 5 वर्ष के बाद हो जाए, अगर ये मुक्त संचय के रूप में आ जाए, तब इनका उपयोग भी ऋण पत्र शोधन में हम कर सकते हैं। निर्धारित समय पूरा होने पर यह अवधि 5 वर्ष की अवधि अगर पूरी हो जाए तो मुक्त संचय मानकर हम इसे भी लाभांश वितरण के लिए उपयोग में ले सकते हैं। लाभांश वितरण का मतलब अधिमान अंशों के शोधन के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब सेक्शन 43 में निम्नलिखित स्वतंत्र संचय की परिभाषा में शामिल नहीं किया है, यानी इन्हें स्वतंत्र संचय की परिभाषा में कौन सा? एक तो अनरियलाइज प्रॉफिट, एक नॉशनल प्रॉफिट। एक तो नए वसूल वाला क्योंकि ये कमाई नहीं गया है और ये काल्पनिक, ये केवल काल्पनिक लाभ है, तो इनको हमें लाभांश या स्वतंत्र संचय की परिभाषा में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद आगे है आपका पूंजी शोधन संचय, यानी अधिमान अंशों के शोधन के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब CRR बनाना होगा। तो शोधन किए जाने वाले यानी जिनका हमें शोधन करना है उन अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर, एक ये ध्यान में रखना भी, आपने अधिमान अंशों को चाहे समूल्य पर जारी किया है, बट्टे पर या प्रीमियम पर, वो नहीं देखना है, आपको उसका अंकित मूल्य देखना है। अंकित मूल्य के बराबर राशि स्वतंत्र संचय कोष या लाभों में से किस में डालनी होगी? उसका CRR बनाना होगा, हस्तांतर करना आवश्यक है। CRR का उपयोग पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निगमन में आप काम में ले सकते हैं। अदरवाइज तो आपको अधिमान अंशों का ही शोधन करना है, लेकिन आप बोनस अंश जारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अधिमान अंशों के शोधन की विधियां कौन सी हैं? एक तो है कि आप लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ संचय और लाभ में से करें, यानी आपको अधिमान अंशों को वापस भुगतान करना है। तो भुगतान करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। अब पैसे कहाँ से लेके आएगी कंपनी? तो पैसे कंपनी व्यवस्था कर सकती है। एक तो आपके पास संचय या लाभ रखा हुआ है लेकिन वो स्वतंत्र है, यानी किसी अन्य उद्देश्य के लिए आपको यूज नहीं करना हो, तो शोधन अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि किस में डालनी होगी? CRR में डालनी होगी। CRR को रिजर्व और सरप्लस में दिखाया जाता है तुलन पत्र में। जब हेडिंग सब हेडिंग की बात करें तो ये सब हेडिंग है उसकी। CRR के उपयोग अनियमित अंशों के पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश के रूप में भी जारी कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम लाभों में से शोधन कर सकते हैं, दूसरा नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि,
यानी हम अंश जारी करके, नए अंश जारी करके जो राशि प्राप्त होगी उस राशि का उपयोग भी अंशों को भुगतान में कर सकते हैं। अगला है लाभों में से, या तो लाभों में से या अंशों के निर्गमन, यानी कुछ राशि तो लाभों से ले सकते हैं, कुछ नए अंशों के निर्गमन से। तो इसका प्रावधान कैसे होगा कि जितने शोधन अधिमान अंशों को देय में से जितने के हमें क्या करने हैं, शोधन करने हैं, जितने का भुगतान करना है, उन अंशों के निर्गमन की राशि, मान लीजिए जैसे 3 लाख का शोधन करना है तो शोधनीय अधिमान अंश कितने हो गए, 3 लाख। अंशों के निर्गमन, मान लीजिए 3 लाख के लिए हमने 2 लाख का तो अंश जारी कर दिया, तो 3 लाख में से 2 लाख के हो गए अंश जारी, बाकी बचे 1 लाख। तो अंशों के निर्गमन की राशि को अंकित मूल्य पर घटाकर से जो राशि बचेगी वो लाभों में से CRR बनाना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि 3 लाख का भुगतान करना है, 3 लाख में से 2 लाख आपने क्या जारी कर दिए, अंश। भुगतान कितना करना, 3 लाख। अंश कितने की जारी हो गई, 2 लाख के। कितने बचे, 1 लाख। तो 1 लाख जो राशि शेष बची है उस राशि से लाभों से क्या बनाना होगा, CRR। और अंशों के परिवर्तन द्वारा भी शोधन कर सकते हैं, यानी अंशों के बदले नए अंश जारी करना। ठीक है, अब है CRR बनाने की एंट्री। CRR या तो रिजर्व से होगा या P&L से। तो रिजर्व अकाउंट या P&L अकाउंट या टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर उसको भुगतान करना है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट या टू बैंक। अब कुछ प्रावधान देखो प्रीमियम के संबंध में है, ये कुछ नए प्रावधान आ गए भी प्रीमियम के संबंध में, कि जैसे डिवेंचर में भी पढ़ा है हमने कि डिवेंचर हो या अधिमान अंशों का शोधन करना हो तो क्या प्रतिभूति प्रीमियम खाते का यूज कर सकते हैं हम। तो उस संबंधी प्रावधान क्या नियम है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55(2) का प्रावधान लागू होगा। क्या कि ऐसी कंपनी जिनके वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में निर्देशित भारतीय लेखा मानक के अनुसार अधिमान अंशों के शोधन से पूर्व देय प्रीमियम की व्यवस्था वितरण योग्य लाभों में से कर सकते हैं। किसकी बात है ये, कि कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है, और वो भी कौन सी, 133 के अधीन अगर आपने अधिमान भारतीय लेखा मानक के अनुसार अधिमान अंशों के शोधन से पूर्व आपको प्रीमियम की व्यवस्था किससे करनी है, लाभों में से करनी है। और वो भी कौन से लाभ, स्वतंत्र लाभ। जिन अधिमान अंशों को निर्गमन कंपनी अधिनियम 13 से पूर्व किया गया है, मान लीजिए भी आपने कोई भी ऐसे पूर्वाधिकार है जो 2013 से पहले जारी हो गई, तो उनकी व्यवस्था हम 2 जगह से कर सकते हैं। 2013 के बाद तो केवल एक ही जगह से होगी, किससे, लाभों से। 13 के बाद 13 से जो पहले है उनकी व्यवस्था लाभों से भी हो सकती है और प्रतिभूति प्रीमियम से भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रीमियम का नियम 2013 के बाद आया है। अभी जिन कंपनियों को वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में इंडियन AS के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता, तो वो भी इसी प्रकार से यूज कर सकती है, लाभों से भी कर सकती है और प्रीमियम का भी उपयोग कर सकती है। लेकिन बाद में क्या था, जो कंपनी वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे शोध्य अधिमान अंशों के शोधन पर यानी वापस चुकाने पर देय प्रीमियम की व्यवस्था केवल किससे करेगी, लाभों से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से नहीं करेगी। ये ध्यान में रखना है, ये नियम आ गया बस। कोई भी चाहे डिवेंचर हो चाहे अधिमान अंश हो 2013 के बाद जो जारी हुए हैं और जो भारतीय लेखा मानक के अनुसार खाते तैयार करती है, उन कंपनियों को भुगतान के समय जो प्रीमियम चुकाना है उसकी राशि को किस खाते से नहीं ले सकती, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से नहीं ले सकती। अब ये होगी इसकी एंट्री लेने की, P&L से लेना है, रिजर्व से लेना है या प्रीमियम से, टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर ये भुगतान की है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और टू बैंक। इसी के साथ ये आपका जो शोधन है, इस शोधन का पार्ट आपका क्या हो जाता है अभी कंप्लीट। धन्यवाद।